नमस्कार साथियों, ऑनलाइन स्टडी विद आरजे में आप सभी का स्वागत है। आज आपने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता भर्ती परीक्षा आपने दी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा और आपने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो अब हम बात करते हैं, आज से मैं आपकी भूगोल विषय की, जो लोग भूगोल प्रवक्ता भूगोल के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए उनकी हेल्प करूँगा। और साथ ही साथ जो लोग एलटी की तैयारी कर रहे हैं और एलटी सामान्य विषय से यदि उन्होंने भरा है तो उनकी हेल्प भी इस वीडियो के द्वारा होनी है, क्योंकि वहाँ पे भी भूगोल के 17 से 20 प्रश्न वहाँ पे भूगोल के आएंगे। तो एलटी और प्रवक्ता भूगोल के लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि मैंने इन प्रश्नों को बहुत ही खंगाल करके निकाला है। और ये भी नहीं है कि ये प्रश्न बहुत हल्के इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि मैं अब क्रम वाइज यहाँ से वीडियो बनानी शुरू हुई है। तो अभी हम फिजिकल ज्योग्राफी पे बात कर रहे हैं और इसके बाद मैं इंडियन ज्योग्राफी पे, और इंडियन ज्योग्राफी के अलावा जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी हम बात करेंगे तो ओवरऑल सारे जो ज्योग्राफी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब पे मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ब्लैक होल है। ऑप्शन नंबर ए है वायुमंडल की ओजोन परत में एक छिद्र। ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी के अंदर एक विशाल छिद्र। और ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मांड में वे सीमित क्षेत्र जिनका घनत्व अत्यधिक है। और ऑप्शन नंबर डी है समताप मंडल में एक छिद्र। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि ब्रह्मांड में, जो ऑप्शन नंबर सी है कि ब्रह्मांड में वे सीमित क्षेत्र जिनका घनत्व अत्यधिक है, उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रह्मांड के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मांड संकुचित हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मांड का आकार स्थिर है। और ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मांड के आकार के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। 1920-1925 के दशक में जो एडविन हब्बल महोदय रहे हैं, और जब वो ब्रह्मांड मतलब अंतरिक्ष का अध्ययन कर रहे थे अपनी दूरबीन से, तो उन्होंने देखा कि एक तारे से दूसरे तारे के बीच, एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के बीच की जो दूरी है वो लगातार बढ़ रही है। और इसी को उन्होंने बताया कि भाई ब्रह्मांड लगातार क्या है, फैल रहा है। इसी सिद्धांत को आगे जा कर के 1960 में, जो 1960 के दशक में जब एक सिद्धांत आया जॉर्ज लेमेंटर का, जिसे हम बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं, विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत, जिसने ये बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारी जो पूरी गैलेक्सी है या जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, वो लगातार फैल रहा है और उसका आकार लगातार बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी है बुध। ऑप्शन नंबर सी है शनि। ऑप्शन नंबर डी है बृहस्पति। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जो शुक्र ग्रह है फ्रेंड्स, वो सबसे गर्म ग्रह है हमारे सौर मंडल में। सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है, यदि हम इसे सूर्य मानते हैं, तो सूरज के सबसे नज़दीक बुध है। और जो दूसरे नंबर पर जो ग्रह है वो शुक्र है, जो सबसे गर्म ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी है शनि। ऑप्शन नंबर सी है प्लेटो। और ऑप्शन नंबर डी है शुक्र। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। हमारे सौर मंडल में जिस ग्रह पर सर्वाधिक गैसें हैं वो शनि ग्रह है, इसलिए शनि ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है सिजगी क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सूर्य पृथ्वी पर चंद्रमा के एक सीधी रेखा में स्थित, या सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में होना। ऑप्शन नंबर बी है जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी है जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी समकोण पर स्थित होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है इसका कोई निश्चित समय नहीं है। सिजगी फ्रेंड्स, जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही उत्तर है। जैसे यदि हम इसे सूर्य मान लेते हैं और ये यदि हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, यदि ये तीनों एक सीध में हों, यदि एक सीध की स्थिति बनती है, तो इसे भौगोलिक शब्दावली में सिजगी कहते हैं। ये आप याद रखिएगा।
पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए है 33%, ऑप्शन नंबर बी है 45%, ऑप्शन नंबर सी है 59% और ऑप्शन नंबर डी है 70%। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 59% हिस्सा ही पृथ्वी से चांद का दिखाई देता है। और चांद जैसे पृथ्वी, जैसे यदि हम इसको पृथ्वी सूरज मान लें और यदि हम इसे पृथ्वी मान लें तो पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। एक तो घूर्णन गति होती है कि पृथ्वी अपने चारों तरफ घूमती है, और एक गति होती है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। लेकिन जो हमारा जो चांद है वो क्या करता है, वो पृथ्वी के चारों तरफ तो घूमता है लेकिन अपने चारों तरफ भी वो उतने ही समय में एक चक्कर घूमता है जितने समय में वो पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। तो इसलिए चांद का हमेशा एक ही हिस्सा क्या होता है, पृथ्वी की तरफ रहता है, दूसरा हिस्सा पृथ्वी से हम नहीं देख पाते हैं। जो हिस्सा हम पृथ्वी से चांद का दिखाई देता है वो हिस्सा सिर्फ 59% है, और बाकी जो लगभग 41% हिस्सा है वो पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है, वो पीछे की तरफ रहता है। प्रश्न नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण निम्न में से किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे हम 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ऑप्शन नंबर ए है 1662, ऑप्शन नंबर बी है 1745, ऑप्शन नंबर सी है 1884 और ऑप्शन नंबर डी है 1955। और इसका जो सही उत्तर है वो है 1884 को अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, जो एक सीधी रेखा ना होकर, यदि हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पर जो देशांतर रेखाएं होती हैं फ्रेंड्स वो ऐसे में होती हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, उत्तरी, यदि हम इसे ग्लोब माने तो ग्लोब के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं उन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। और देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो 360 है। उसमें से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जैसे यदि हम इसे 0 डिग्री मान लेते हैं तो इस यहाँ से इधर वाला जो हिस्सा होगा वो पूर्वी गोलार्ध होता है, पूर्वी गोलार्ध, और जो इधर वाला हिस्सा है वो पश्चिमी गोलार्ध होता है। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे दिशाएं 4 होती हैं, इधर हम हमेशा किताब पर या नक्शे में या उसमें या मैप पर इस तरफ की जो दिशा होगी वो पूरब होगी, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है और ये दक्षिण होती है सामान्य रूप से। और यदि इसे हमें ग्लोब मान लें तो जो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। तो जो इस तरफ वाला जो देशांतर होगा, जितनी भी देशांतर रेखाएं ऐसे में होंगी वो पूर्वी गोलार्ध में होंगी, और जो ऐसे में होंगी वो पश्चिमी गोलार्ध में होंगी। अब हम बात कर रहे हैं जो 180 जो देशांतर रेखा है वो एक सीधी रेखा ना होकर क्या है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। इस पर मैं बाद में बात करूँगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष भर, ऑप्शन नंबर बी है 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी है 23 सितंबर और ऑप्शन नंबर डी है 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, जो हमारी भूमध्य रेखा है, जो एक प्रधान अक्षांश रेखा है, जिसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वाडोर लाइन भी कहते हैं, तो यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं इस लाइन पर वो साल भर क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं। बाकी यदि हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की बात करें, जो कर्क रेखा है, तो यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी कब गिरेंगी, 21 जून को, जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में होगा। और जो 23.5 डिग्री वाली जो दक्षिणी गोलार्ध की रेखा है, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, यहाँ पर सूरज की स्थिति सीधी कब बनती है, 22 दिसंबर को। लेकिन भूमध्य रेखा पर सूरज साल भर लगभग क्या रहता है, सीधा रहता है, क्योंकि ये पृथ्वी का एक उभरा हुआ इलाका है, ये बाहर की तरफ है यहाँ पे से, तो चाहे सूरज उत्तरी गोलार्ध में रहे या दक्षिणी गोलार्ध में रहे, बल्कि जो भूमध्य रेखा वाला इलाका है वहाँ पर सूरज की स्थिति हमेशा सीधी ही बनी रहेगी। प्रश्न नंबर 9 है, उत्तरी ध्रुव के शिरोबिंदु पर ध्रुव तारा स्थिर रहता है और इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव की शिरोबिंदु पर रहने वाला तारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है सप्तऋषि तारा, ऑप्शन नंबर बी है लोड स्टार, ऑप्शन नंबर सी है क्रॉस स्टार और ऑप्शन नंबर डी है प्रॉक्सिमा
प्रोक्सिमा सेंचुरी। और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हमारे जैसे हम बात करते हैं कि यदि पृथ्वी पर यदि हमें उत्तर दिशा यदि ज्ञात करनी हो तो उत्तर दिशा हम कैसे कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन रहते हैं। एक तो जो हमारा जो भौगोलिक उत्तर है, एक चुंबकीय उत्तर है, और एक हम ध्रुव तारे से मानते हैं कि जो हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है, जो नॉर्थ पॉइंट है हमारा, तो नॉर्थ पॉइंट को निकालने के लिए, जो उत्तरी ध्रुव को निकालने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन मैंने अभी बताया आपको कि जैसे एक भौगोलिक उत्तर है ना, जो हम मान लेते हैं। एक चुंबकीय उत्तर है, जो हमारी चुंबकीय सुई है वो नॉर्थ और साउथ को शो करती है चुंबकीय सुई। और एक ध्रुव तारा है। तो ध्रुव तारा हमेशा क्या है, उत्तरी ध्रुव के ऊपर रहता है। पृथ्वी हमेशा क्या करती है, उत्तरी ध्रुव की तरफ ही झुक करके सूरज की परिक्रमा करती है। सूरज की क्या करती है, परिक्रमा करती है, सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो जिस डायरेक्शन में ये उत्तरी ध्रुव रहेगा वो उसी डायरेक्शन में, मतलब एक ही तरफ झुक करके है हमारा जो जैसे यदि बात करूँ कि जैसे ये सूरज है और ये पृथ्वी है, और यदि ये घूम रही है इस डायरेक्शन में, मतलब ऐसे झुकी हुई है, तो इसका डायरेक्शन यही रहेगा। और जो तारा है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा। आप समझ रहे होंगे, मैं जो ये रेखा खींच रहा हूँ ये पृथ्वी का झुकाव है, ये हमेशा क्या है, एक ही तरफ झुकी रहेगी। तो जो तारा है, ध्रुव तारा, वो भी एक ही डायरेक्शन में रहता है। इसलिए जब भी हम पृथ्वी से ध्रुव तारे को देखेंगे तो वो ऊपर ही दिखाई देता है। अब हम बात करें जो दक्षिणी ध्रुव है, पृथ्वी का जो दक्षिणी छोर है, जो दक्षिणी ध्रुव है, तो वहाँ पे कौन सा स्टार रहता है, तो वो स्टार रहता है क्रॉस स्टार, दक्षिणी ध्रुव पर। प्रश्न नंबर 10 है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर ए है 4 मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 15 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 1 घंटा, और ऑप्शन नंबर डी है 30 मिनट। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 मिनट। फ्रेंड्स देखिए, हमारे जो देशांतर हैं वो कितने हैं, मैंने अभी आपको बताया कि देशांतर रेखाएं कितनी हैं, 360 देशांतर रेखाएं। और एक देशांतर रेखा, मतलब यदि इस देशांतर से और इस देशांतर यदि सूर्य को गुजरना होगा तो उसको लगते हैं 4 मिनट। तो 360 देशांतर रेखाओं को पार करने में कितना समय लगेगा, तो आप देख सकते हैं कि देशांतर कितने हैं, 360 हैं, और समय कितना है, 4 मिनट। मतलब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 360 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इसको आप गुणा कर लीजिए, 4 0 का 0, 4 6 24 का 4, और हाथ लगा 2, और 4 3 12 2, 1440 मिनट। और यदि आप 1440 मिनट को यदि घंटे में बदल दें, यदि आप इसको क्या करें, 1440 मिनट को आप क्या कर दें, आप घंटे में बदलते हैं, तो घंटे में बदलने के 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आप बदल दीजिए इसको, 60 का भाग दीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 दूना 12, बच गया 2, और हो गया 24, 6 दूना 6 चौको 24, ये 2 था आगे से तो 24 हो जाएगा। तो कितना आ गया है, 24 घंटे। 24 घंटे में पृथ्वी अपने चारों तरफ घूम जाती है। जैसे हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी देशांतर है, सूरज का प्रकाश पूरे देशांतरों में कितने समय में पड़ जाता है, 24 घंटे में। अब प्रश्न नंबर 11 है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है बेल्ट, ऑप्शन नंबर बी है गोरे, ऑप्शन नंबर सी है काले, ऑप्शन नंबर डी है समय पेटी। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स, वो है गोरे। जो देशांतर की हम बात कर रहे हैं कि एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर के बीच, जो ये इन देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है, उसको हम कहते हैं गोरे। उसके लिए गोरे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए है 11 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 21 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 91 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी है 111 किलोमीटर। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो होती है वो होती है ऑप्शन नंबर डी 111 किलोमीटर। यदि हम बात करें कि पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाएं कितनी है भाई, यदि अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांश रेखाएं ऐसे में खींची गई होती हैं। यदि अक्षांश रेखाओं की यदि बात करें तो अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं। 2 उसमें पॉइंट होते हैं मित्रों। यदि हम 2 की बात कर दें तो 2 पॉइंट है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण वाली रेखाएं नहीं हैं, बल्कि ये बिंदु होते हैं। तो यदि हम अक्षांश की यदि बात करें, यदि सिर्फ हम अक्षांश की बात करें तो अक्षांश 181 है, उसमें 0 को भी लगा दिया गया है।
और यदि अक्षांश रेखाओं की यदि बात करें ऐसे में खींची गई हैं तो वो 1799 है। तो इनके बीच एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है पृथ्वी पर वो होती है 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की आकृति कैसी है? जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है तो कैसी आकृति बनाती है? ऑप्शन नंबर ए है वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी है दीर्घ वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर सी है अति परवलयाकार और ऑप्शन नंबर डी है परवलयाकार। और इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी दीर्घ वृत्ताकार। फ्रेंड्स देखिए, ये सूरज है और जब पृथ्वी सूरज की जब परिक्रमा करती है तो वो एक अंडाकार आकृति बनाती है। मतलब कभी सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है, और कभी वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चली जाते हैं। तो इस दूरी को हम कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार। मतलब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ एक बराबर दूरी पे नहीं घूमती है, कि जैसे आप ये बनाते होंगे कि एक बराबर समांतर दूरी पे घूमती होगी, नहीं, वो वृत्ताकार दूरी कहलाएगी। जबकि ऐसा है जब सूरज की चारों तरफ जब पृथ्वी घूमती है तो वो एक ऐसे अवस्था में घूमती है जिसे हम दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं, जब कभी उसकी दूरी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। प्रश्न नंबर 14 है, हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी है एंड्रोमेडा, ऑप्शन नंबर सी है साइरस और ऑप्शन नंबर डी है प्लेनेमस। और इसका जो सही उत्तर है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सूरज के सबसे नज़दीक का तारा है और इसकी जो दूरी है पृथ्वी से वो 4.3 प्रकाश वर्ष है। 4.3 प्रकाश वर्ष। यदि हम प्रकाश वर्ष की यदि बात करें तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है लगभग 95 खरब किलोमीटर। 95 खरब किलोमीटर मतलब सूर्य का प्रकाश निर्वात में एक वर्ष के अंदर जितनी दूरी को तय करता है वो दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। जबकि सूरज की किरणें निर्वात में लगभग एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो एक साल में आप निकालिए कितने सेकंड होते हैं और उसका गुणा 3 लाख किलोमीटर से कर दीजिए, तो लगभग जो दूरी आएगी वो दूरी आती है फ्रेंड्स लगभग 95 खरब किलोमीटर। 95 खरब मतलब हमारा जो सूरज का प्रकाश है वो एक वर्ष में 95 खरब किलोमीटर दूरी को तय कर लेता है। क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है वो इतना विशाल है कि वहाँ पर किलोमीटर, मैं कह रहा हूँ कि पृथ्वी एक कण के बराबर है, धूल के एक छोटे कण के बराबर है। हमारी जो गैलेक्सी है वो बहुत छोटी है। हमारी गैलेक्सी जैसी, मंदाकिनी गैलेक्सी जैसी लगभग अरबों गैलेक्सियाँ हमारे ब्रह्मांड के अंदर हैं। तो हम बहुत छोटी चीज़ हैं अपने ब्रह्मांड के अंदर। प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत दिया था? ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज लेमेंटर, ऑप्शन नंबर बी है कांट, ऑप्शन नंबर सी है एडविन पी हब्बल और ऑप्शन नंबर डी है चैम्बरलिन। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया वो दिया है जॉर्ज लेमेंटर ने। ये एक पादरी महोदय हैं जो ईसाइयों के जो धार्मिक गुरु होते हैं। तो जॉर्ज लेमेंटर ने एक सिद्धांत दिया, जो मैं पहले भी कह रहा था कि एडविन पी हब्बल ने 1925 के दशक में ये बात बताई थी अपने दूरबीन के द्वारा कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है। बाद में यही सिद्धांत जो दिया है बिग बैंग थ्योरी वो दी है जॉर्ज लेमेंटर ने, जिसने उन्होंने बताया कि पूरा जो ब्रह्मांड है पहले वो एक छोटे से पिंड में था और आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले इसको अलग अलग माना गया है। कहीं इसको 13 अरब वर्ष दिया है और कहीं इसको 15 अरब वर्ष दिया है। तो लमसम यदि हम कहें तो लगभग 15 अरब वर्ष पहले जो हमारा पूरा ब्रह्मांड था वो एक छोटे से पिंड में, या ये कहें कि एक सुई की नोक के बराबर स्थान पर केंद्रित था और अचानक उसमें क्या हुआ, धमाका हुआ। उसी धमाके को हम महाविस्फोट कहते हैं और उसी से ही जितने भी ऊर्जा निकली है, जितने भी पदार्थ निकले हैं, उन्हीं पदार्थों से फिर पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। उस सिद्धांत को हम कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिमोस और फोबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? ऑप्शन नंबर ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी है शनि और ऑप्शन नंबर डी है वरुण। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह। यहाँ पे जो शनि है वो थोड़ा गलत लिखा गया है, इसको आप ध्यान मत रखिएगा। तो जो डिमोस और फोबोस जो उपग्रह हैं ये मंगल के उपग्रह हैं। प्रश्न नंबर 17 है, अपसौर की स्थिति किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक रहती है, ऑप्शन नंबर बी है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर रहती है और ऑप्शन नंबर सी है
जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में रहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है जब सूर्य ग्रहण लगता है। तो फ्रेंड्स, अपसौर की स्थिति वह स्थिति होती है जैसे यदि हम सूरज कहें, ये सूरज है हमारा सूरज, और यदि ये पृथ्वी है, तो जब पृथ्वी सूरज से सबसे दूर रहेगी वो स्थिति कहलाती है अपसौर की। अपसौर, देखो मैंने यहाँ पे ये थोड़ा गलत बना लिया है। यदि सूरज है तो हमारी पृथ्वी क्या करती है, एक समय में सूरज से ज़्यादा दूर रहती है ये। तो ये जो स्थिति यहाँ पे रहेगी ये रहती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूरज से सबसे दूर रहती है, और उस दौरान पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी रहेगी वो 15.21 करोड़ किलोमीटर रहती है फ्रेंड्स। 15.21 करोड़, और वो रहती है 4 जुलाई को, और उसको हम कहते हैं अपसौर। और उपसौर की जो स्थिति होती है, उपसौर, वो रहती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूरज के क्या रहेगी, सबसे नज़दीक रहेगी। जिस दिन सबसे नज़दीक रहेगा उसे हम कहते हैं उपसौर, और ये कब रहता है, 3 जनवरी को। और उस दौरान पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी रहेगी फ्रेंड्स, वो रहती है 14.72 करोड़ किलोमीटर, मतलब 14 करोड़ तो मिस्टेक हो गया था फ्रेंड्स यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्य ग्रहण किस तिथि को लगता है? ऑप्शन नंबर ए है अमावस्या के दिन, ऑप्शन नंबर बी है पूर्णमासी के दिन, ऑप्शन नंबर सी है अमावस्या तथा पूर्णमासी के दिन, और ऑप्शन नंबर डी है कभी भी लग सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है, सूर्य ग्रहण किस तिथि को लगता है, तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही लगता है, ये हमेशा याद रखिए। लेकिन प्रत्येक महीने के अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। सूर्य ग्रहण तभी लगेगा जब क्या होगा, जब ये यदि सूरज है, यदि ये सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है, और इसके बीच में यदि चांद आ जाए तो तब ये सूर्य ग्रहण लगेगा। और ये हमेशा कब लगेगा, अमावस्या को, ये आप याद रखिएगा। लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं लगता है। जब ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं तभी क्या होगा, सूर्य ग्रहण लगता है। और जो चंद्र ग्रहण लगेगा वो हमेशा पूर्णमासी के दिन, जब चांद पूरा खिला होगा उस दिन सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो उस दिन चंद्र ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतु में बदलाव आता है? ऑप्शन नंबर ए है घूर्णन गति के कारण, ऑप्शन नंबर बी है परिक्रमण गति के कारण, ऑप्शन नंबर सी है घूर्णन तथा परिक्रमण गति के कारण, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण गति। यदि हम परिक्रमण गति की बात करें तो जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि हमारी पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण ही सूरज की स्थिति अलग अलग समय पर अलग अलग रेखाओं पर बनती है। कभी भूमध्य रेखा में बनती है, कभी कर्क रेखा की तरफ बनती है, कभी मकर रेखा की तरफ बनती है, जिससे ऋतुओं में बदलाव होता है। तो ऋतु में बदलाव का जो कारण है वो है परिक्रमण गति। फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो घूर्णन गति होती है, घूर्णन गति का मतलब होता है जब पृथ्वी अपने चारों तरफ घूमती है तो वो घूर्णन गति है। और परिक्रमण गति वो हुई जिसमें पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, वो परिक्रमण गति है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, सौर मंडल के किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी है शनि, ऑप्शन नंबर सी है अरुण, और ऑप्शन नंबर डी है वरुण। तो जो लेटा हुआ ग्रह है वो है अरुण। अरुण ग्रह लेटा हुआ ग्रह है। फ्रेंड्स, यदि लेटा हुआ ग्रह की बात हम करें तो जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, थोड़ा झुकी हुई है। पृथ्वी, जैसे आपने ग्लोब को देखा होगा तो ग्लोब पर पृथ्वी को सीधा नहीं रखा जाता है, बल्कि पृथ्वी सीधा ना हो करके ऐसे नहीं रहती है, बल्कि इस अवस्था में रहती है। तो जबकि जो हमारा अरुण ग्रह है, तो अरुण ग्रह बहुत अधिक झुका हुआ है, बहुत अधिक झुका हुआ है ना। और वो ऐसे में यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ऐसे में ही अपने चारों तरफ घूमता है, और ऐसे में ही सूरज के चारों तरफ भी घूमता है। जबकि पृथ्वी कैसे घूमती है, ऐसे में घूमती है। आप ये याद रखें, ऐसे में घूमती है। लेकिन ये ग्रह क्या करता है, लेटते हुए अपने चारों तरफ भी घूमता है। और दूसरी बात कि हमारा जो अरुण और शुक्र ग्रह है, मैंने आपको पहले भी बताया था दूसरी वीडियो में, कि ये
पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर मारते हैं। ये हमारे सौरमंडल के 2 विचित्र ग्रह हैं जो घड़ी की सुइयों के अनुकूल घूमते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में सूरज की परिक्रमा करते हैं। तो शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज सूरज की परिक्रमा करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो था, ये पहला वीडियो था। और इसके बाद हम भूगोल विषय पर क्रमबद्ध इसके बाद बात करेंगे। इसके बाद महाद्वीपों के विषय में, महासागरों के विषय में, हवाओं के विषय में, पठार मैदान जितनी भी चीज़ें इसके अंदर हैं, और बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी पे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी पे। और आप मेरे साथ बने रहें, अपना प्यार मुझे देते रहें, और साथ ही साथ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ ही साथ आप शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।